नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज आपके बीच छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मुद्दे का एक नया पहलू लेकर मैं सामने आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज इस नाम के संगठन के मुखिया जो हैं, अभी संरक्षक हैं, मुखिया हैं उसके, अरविंद नेताम, ये भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भूतपूर्व सांसद हैं। 80 बरस की उम्र हो चुकी है इनकी। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति दशकों तक करते रहे। उसके बाद लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी बहुत साल पहले, तो फिर ये भाजपा, बसपा कई दरवाजे घूम आए और कांग्रेस में लौटे हुए हैं अभी। लेकिन कांग्रेस से भी इनको एक नोटिस मिला हुआ है जिसका जवाब इन्होंने दिया है। तो ये अभी कांग्रेस के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, दोनों तरफ एक एक पैर इनका है, एक पैर भीतर है, एक पैर बाहर है। ऐसी हालत में इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा कि छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ये एक किस्म से कांग्रेस से बाहर जाने की घोषणा है उनकी कि उनके नोटिस के जवाब पे पार्टी जो चाहे कार्रवाई करे, वो अब बाहर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 50 सीटों पे अगर एक आदिवासी संगठन चुनाव लड़ने जा रहा है, जैसा उन्होंने कहा है, मैं उनकी बात को ही मान लेता हूं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या होगा। क्योंकि आदिवासी सीटें ही कुल 29 हैं छत्तीसगढ़ में। कुल 90 सीटें हैं जिनमें से 29 सीटें आदिवासी सीटें हैं। तो यहाँ पर तो जाहिर तौर पर आदिवासी उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन अरविंद नेताम का ये कहना है कि बाकी विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर आदिवासी आबादी पर्याप्त संख्या में है, वहाँ भी वो उम्मीदवार खड़े करेंगे जो जरूरी नहीं है कि आदिवासी हों। वो अनारक्षित वर्ग के भी हो सकते हैं, जिसको सामान्य वर्ग भी कहा जाता है, उसके उम्मीदवार भी हो सकते हैं उन सीटों पे। उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग के लोग भी अगर आना चाहते हैं पार्टी में तो उनका भी स्वागत है, पार्टी उससे मजबूत होगी। तब ये समझने की ज़रूरत है, चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक किस्म से तैयारी कर रही है या सर्वे कर चुकी है, तैयारी कर रही है। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली सरकार की बहुत सारी और ताकत अरविंद केजरीवाल के हाथ आ गई है। उससे भी पार्टी का एक हौसला बढ़ा हुआ रहेगा, जो 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में भी देखने मिलेगा। तो इस राज्य में एक तरफ आम आदमी पार्टी बहुत सारी सीटों पर लड़ने जा रही है, ऐसा दिख रहा है अभी। नेताम ने जो कहा है कि सारे आदिवासी सीटों पर और गैर आदिवासी जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे, अगर सच में वो 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर पाते हैं, और हम मान लेते हैं कि कहीं उनको 2-4-5 हज़ार वोट मिलेंगे, कहीं 10-20 हज़ार वोट मिलेंगे। सर्व आदिवासी समाज का चुनावी परफॉर्मेंस अभी बस्तर के भानु प्रतापपुर में देखने मिला, जहां पर कि कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के अचानक गुजर जाने से उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। ये राजनीतिक दल है नहीं, इसके पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन इन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया। एक रिटायर्ड आईपीएस आदिवासी अकबर राम कोर्राम, उनको इन्होंने खड़ा किया वहाँ से। उसको वो तीसरे नंबर पे जरूर आया वो, क्योंकि इनके पास ना पैसा था, ना पार्टी थी, कुछ नहीं था, लेकिन 23,000 से ज़्यादा वोट मिले। आमतौर पर जो उपचुनाव होते हैं उसमें प्रदेश में जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, उस पार्टी का एक अपर हैंड कहा जाता है, उसमें दबदबा उसका रहता है, उसकी सत्ता रहती है, अफसर कार्यकर्ता उसके रहते हैं, उसके पास पैसा बहुत सारा रहता है, चुनाव को थोड़ा बहुत प्रभावित करने की ताकत सत्तारूढ़ पार्टी के पास रहती है। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार को 23,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब मुझको ऐसे में याद आ रहा है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भानु प्रतापपुर में 8 महीने पहले करीब की बात होगी ये, मेरा वहाँ जाना हुआ और मनोज मंडावी जो उस समय वहाँ के कांग्रेस विधायक थे और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने कहा कि कैसा रहेगा चुनाव आपके यहाँ अगली बार।
तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों के बीच थोड़ी नाराज़गी है, उसका नुकसान हमको झेलना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, क्यों नाराज़गी है? तो उन्होंने कहा बस्तर में सिलगेर में कैंप, सिक्योरिटी कैंप लगने के खिलाफ वहाँ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी कुछ जगहों पे दूसरे तरह के आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हसदेव के इलाके में आदिवासी कोयला खदान खोलने का विरोध कर रहे हैं, जंगल काटने का विरोध कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा भी कि हसदेव तो बस्तर से बहुत दूर है, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ है, वो उत्तर छत्तीसगढ़ है, तो क्या वहाँ के मुद्दे यहाँ से जुड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि 100% जुड़े हुए हैं आदिवासी मुद्दे। न केवल उत्तर बस्तर के मुद्दे दक्षिण बस्तर के आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में जो हो रहा है आदिवासियों के साथ, उससे भी सारे आदिवासी वास्ता रखते हैं। ये मनोज मंडावी ने अपने गुजरने के कुछ महीने पहले मुझसे एक निजी बातचीत में कहा था। ये कोई गोपनीय बातचीत नहीं थी, लेकिन उन्होंने रूबरू मुझको कहा था, काफ़ी खुलासे से हमारी चर्चा हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि उस सीट में, मनोज मंडावी की उस सीट में, अगर सर्व आदिवासी समाज को 23,000 वोट एक बाई इलेक्शन में मिले हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी जो भाजपा है यहाँ, इनके पास जब 90 सीटों का चुनाव रहेगा तो इतनी मेहनत करने के लिए कोई एक सीट नहीं रहेगी। उस समय कितनी भी ताकत और कितना भी पैसा पार्टी का रहे, वो पूरा 90 सीटों में बढ़ जाता है। तो उस हालत में अगर आज की ताकत से सर्व आदिवासी समाज अगर लड़ेगा इन सीटों पर, तो हो सकता है और सीटों पे भी थोड़े बहुत वोट पाले वो। और ये समझने की ज़रूरत है कि वो सीटें कितनी भी पाए या न पाए, क्या वो संतुलन को बिगाड़ सकते हैं? 29 आदिवासी सीटों की ही हम बात कर लेते हैं पल भर के लिए, हम पूरी 50 सीटों की बात नहीं करते। तो क्या इन 29 सीटों पर ये इतना वोट बिगाड़ सकते हैं कि कांग्रेस की हार कहीं कहीं पर हो जाए इनके कारण? ये सोचने की ज़रूरत इसलिए भी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल के अरविंद नेताम के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। उन्होंने बीच में शायद ऐसा कहा भी कि नेताम को अब घर बैठ जाना चाहिए। नेताम भी उनसे खुश नहीं है, भूपेश बघेल भी नेताम से खुश नहीं है। तो ऐसी हालत में अगर सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार खड़े होंगे तो उनका पहला निशाना कांग्रेस पर रहेगा। ये बात भाजपा को बड़ी माकूल बैठ सकती है। हो सकता है भाजपा ऐसे में सर्व आदिवासी समाज की पिछले दरवाजे से कोई मदद भी करे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त तो होता है, ये हमेशा का रिवाज है। तो ऐसी हालत में भाजपा सर्व आदिवासी समाज की अगर पर्दे के पीछे से कोई मदद कर सकती है तो उससे हो सकता है कांग्रेस का एक नुकसान हो। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच लड़ाई झगड़ा कितना भी चलता रहे, कोर्ट कचहरी में, सड़क पे, बयानों में, जांच एजेंसियों में कितना भी चलता रहे, एक धारणा ये भी बनी हुई है कि जहां कहीं आम आदमी पार्टी दाखिल होती है तो वो गैर भाजपा वोटों को बिगाड़ती है, गैर भाजपा वोटों को काटती है। मैंने आम आदमी पार्टी के एक नेता से बात की थी, बड़े नेता से। मैंने उनको पूछा भी था कि आपकी पार्टी को कहीं कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला वोट कटवा पार्टी भी कहा जाता है, तो क्या नेताम और सर्व आदिवासी समाज आदिवासी इलाकों में क्या कांग्रेस के खिलाफ एक वोट कटवा की तरह भी काम कर सकते हैं? क्या खुद भी कुछ सीटें पा सकते हैं? जैसे कि अजीत जोगी की बनाई हुई जोगी कांग्रेस, जो अभी उनके बेटे अमित जोगी चलाते हैं, इसने भी कहीं कहीं पे सीटें पाई पिछले विधानसभा चुनाव में। उसमें से कुछ लोग उनके साथ नहीं रहे, चले गए, कुछ लोग उनके साथ हैं या अगले चुनाव में फिर वो कुछ जगहों पे लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो हमने इस प्रदेश में ये देखा हुआ है कि जब तीसरा पक्ष जो रहता है, चाहे वो 2003 के चुनाव में एनसीपी बनाकर चुनाव लड़ने वाले विद्याचरण हों या बाद में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले अजीत जोगी हों जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और चुनाव लड़े, ऐसे जो भी हों, इन लोगों को गैर कांग्रेस गैर भाजपा वोट 6% 7% यहाँ पर मिलते हैं।
अब ये देखना पड़ेगा कि ये 6-7% वोट आम आदमी पार्टी, सर्व आदिवासी समाज, जोगी कांग्रेस, बसपा, गोंडवाना, इनके बीच किस तरह से बंटते हैं, ये देखना पड़ेगा। और नेताम ने कल ये भी कहा है कि वो और छोटी पार्टियों से बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या सीपीआई सीपीएम से आपकी बात हो रही है, उन्होंने कहा हम सभी से बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी उम्मीद आम आदमी पार्टी से नहीं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन अभी तक किसी भी राज्य में करना उन्होंने पसंद नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस सर्व आदिवासी समाज की हम बात कर रहे हैं, वो अगर चुनाव लड़ता है इतनी सीटों पे, तो उससे क्या बैलेंस इतना बिगड़ेगा? 10 सीटें बस्तर में, करीब 10 सीटें सरगुजा में और 9 सीटें बाहर इन आदिवासी इलाकों के, ऐसा 29 सीटों का गणित तो सीधा सीधा है। नेताम का कहना है कि और कम से कम ऐसी 21 सीटें हैं जहां पर आदिवासी पर्याप्त संख्या में हैं और वहां भी सर्व आदिवासी समाज लड़ेगा। यहाँ पे 2 चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है इस मुद्दे को समझने के लिए। पहली बात तो ये कि सर्व आदिवासी समाज पूरा का पूरा एकजुट गुट नहीं है। ये संस्था ऐसी है जिसमें कहा जाता है कि भूपेश बघेल की भी थोड़ी घुसपैठ है, उन्होंने भी इसके एक गुट पे अपना कब्जा कर रखा है, अपने प्रभाव में ले रखा है। लेकिन फिर भी सर्व आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता अरविंद नेताम ही हैं। तो ये तो सर्व आदिवासी समाज के भीतर अगर एक फुट की ज़रूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस के साथ इनका एक धड़ा जा सकता है, ये सोचने की बात है। दूसरी बात बड़ी ये है कि आज बस्तर जिस दौर से गुजर रहा है, इसके बारे में हमने अलग अलग लोगों से बात की है। कुछ दिन पहले हमने ईसाई समुदाय के एक बड़े नेता अरुण पन्नालाल को इंटरव्यू किया था। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उसको देखा है, जो इस बात को विस्तार से बतलाता है कि बस्तर के इलाके में किस तरह से आदिवासी ईसाई परंपराओं का पालन कर रहे हैं, जिसको भाजपा और हिंदू संगठन धर्मांतरण कह रहे हैं। अरुण पन्नालाल का कहना है उनमें से कोई भी ईसाई नहीं बना है, वो लोग केवल ईसाई आराधना पद्धति का भी पालन कर रहे हैं और आदिवासी पद्धतियों का भी पालन कर रहे हैं। वो लोग दोनों का पालन कर रहे हैं, उन्होंने कोई धर्म अख्तियार नहीं किया है। नेताम से किसी ने बात की थी कुछ समय पहले, एक अखबार नवीस ने, तो नेताम ने ये कहा था वो आदिवासियों को किसी भी तरह के धर्म में ले जाने के खिलाफ हैं। वो उनको ईसाई बनाने के भी खिलाफ हैं और वो उनको हिंदू बनाने के भी खिलाफ हैं। नेताम का कहना है कि आदिवासी को आदिवासी क्यों नहीं रहने दे रही ये पार्टियाँ, ये उनका साफ कहना है। तो अभी इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि नेताम का प्रभा मंडल जिस इलाके में अधिक है, जिस बस्तर में, वो इलाका चुनावी राजनीति से परे ये एक सामाजिक तनाव और उथल पुथल को और झेल रहा है, जिसमें आदिवासी ईसाई बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो हिंदू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसको धर्मांतरण कहा जाए या न कहा जाए। और एक और रिपोर्ट हमने यहाँ आपको दिखाई थी डीलिस्टिंग के ऊपर, कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए, भाजपा से जुड़े हुए जितने आदिवासी नेता हैं, उनका कहना है कि जो आदिवासी ईसाई बन जाते हैं उनका आरक्षण का दर्जा खत्म किया जाए, आरक्षण का उनका फ़ायदा खत्म किया जाए। जबकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। संविधान में आदिवासियों को ये छूट मिली हुई है कि वो कोई भी धर्म अपना लें, उनका आरक्षण बरकरार रहेगा। लेकिन डीलिस्टिंग एक मुद्दा है। डीलिस्टिंग का मुद्दा भाजपा के बैनर तले आदिवासी इलाकों में उन लोगों को प्रभावित कर सकता है, उन लोगों पे असर डाल सकता है जो अभी आदिवासी हैं, जो ईसाई नहीं बने हैं, जो आरक्षण में ये चाहेंगे कि ईसाई बन चुके लोग आरक्षण से बाहर चले जाएं ताकि बचे हुए आदिवासियों को उसको ज़्यादा हिस्सा मिल सके। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जटिल मुद्दों के बीच में अरविंद नेताम ने 50 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सर्व आदिवासी समाज के भीतर उन्होंने गैर आदिवासियों के आने का स्वागत किया है।
छोटी पार्टियों से उन्होंने बातचीत करने की जो बात कही है उसमें सीपीआई, सीपीएम, गोंडवाना, बसपा, आम आदमी पार्टी और जोगी कांग्रेस, ये पहली नज़र में दिखते हैं ये लोग कि ये किसी तरह का कोई तालमेल इनसे हो सकता है। अमित जोगी और अरविंद नेताम दोनों पहले कांग्रेस में रहे हुए हैं, हो सकता है इनका किसी तरह का कोई तालमेल भूपेश बघेल के खिलाफ हो जाए। तो इस बारे में हम आने वाले दिनों में और देखेंगे क्या होता है। आज मैंने केवल जो कल तक की खबरें हैं, आज उन पे और लोगों से बातचीत करके इतना मैंने आपके सामने रखा है कि प्रदेश के आदिवासी इलाकों में अगले चुनाव में गैर कांग्रेस, गैर भाजपा एक आदिवासी मंच के चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। ये तैयारी कहाँ तक पहुँचती है, ये नेताम की मेहनत, नेताम का प्रभाव ये बताएगा। मैं ऐसी कोई तैयारी में जुटा हुआ नहीं हूँ कि मुझको इसकी कोई भीतरी जानकारी हो, मैं दूर से देख रहा हूँ इन तमाम चीज़ों को। तो हम फिर ज़्यादा जानकारी लेकर आपके पास इस मुद्दे को लेकर आएंगे। एक चीज़ जो छूट रही थी मुझसे निकलते निकलते याद आ रही है, वो ये है, आज मणिपुर में जिस तरह से आदिवासियों का आरक्षित दर्जा हल्का करने के लिए, उसको सवर्ण लोगों के बीच बांटने के लिए जो कोशिश चल रही है, वहाँ पे मैतेई लोग जो आदिवासी नहीं हैं उनको भी आदिवासी आरक्षण में शामिल करने की जो कोशिश चल रही है, मेरा ये मानना है कि पूरे देश के आदिवासी उस बात को गौर से देख रहे होंगे। अब कोई भी टीवी से, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से परे नहीं है। वो लोग इस बात को देख रहे होंगे कि भाजपा की राज्य सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार और वहाँ पर आदिवासियों का, खालिस आदिवासियों का जो आरक्षित दर्जा है, उसमें गैर आदिवासियों को घुसाने की जो कोशिश चल रही है, अगर ऐसा हो जाता है तो आदिवासी उसमें आधे से भी कम रह जाएंगे। तो ये जो कोशिश चल रही है इसको भी लोग अनदेखा नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हसदेव के इलाके में जो जंगल कटने जा रहे थे, जो खदान खुदने वाली थी वहाँ पर अडानी की, उसको भी आदिवासी ध्यान से देख रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कांग्रेस से परे होकर नेताम क्या कर सकते हैं, भाजपा से परे होकर वो क्या कर सकते हैं, छोटी पार्टियों के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। हम फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने रहेंगे। तब तक अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसकी कोई फीस नहीं है। नमस्कार।